नमस्कार आप सबों को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सीखेंगे। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर देंगे और अधिक से अधिक अपना दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि आज संस्कृत में हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। मेरे साथ में आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि संस्कृते अनुवादम कुरुत। सबसे पहले इसका हिंदी हम लोग समझ लें कि क्या है, एक एक चीज़ को समझें। इसका हिंदी हो गया संस्कृत में अनुवाद करें। संस्कृत में अनुवाद करें, इसी को हम लोग संस्कृत में लिख देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं कि संस्कृते अनुवादम कुरुत। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। पहला जो वाक्य है उसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस लकार का वाक्य है। शब्द रूप, धातु रूप, विभक्ति को देखते हुए हम लोग ट्रांसलेट इनटू संस्कृत में करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य को देखकर ये लगता है कि अंत में है ती है। इसका मतलब ये कौन लकार हो गया? लकार तो पकड़ में आ गया। ये है लट लकार का वाक्य, बिल्कुल। दूसरी बात हमें ये देखना है कि जब दो वस्तु एक दूसरे से जब अलग होता है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगता है। तो जिससे अलग होता है उसमें लगता है पंचमी। देखिए हिमालय से ये गंगा निकल रही है। जब अलगाव और जब जुदाई होता है ना तो उसमें पंचमी विभक्ति लगता है। तो हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसको कैसे बनाएंगे आप तो देखेंगे। गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात, यह इसमें ही पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। देखिए हिमालयात और निकलती है तो निःसरति। क्या लिखेंगे? निःसरति मतलब निकलती है। दूसरा वाक्य है कि सीता राम के साथ वन गई। तो सबसे पहले तो लकार पकड़ में आ रहा है कि वन गई। इसका मतलब है कि ये लंग लकार भूतकाल का वाक्य है। लकार तो पकड़ में आ गया। अब हमें देखना है कि लकार के बाद अब कैसे इसको बनाएंगे। अब देखिए लकार पकड़ में आ गया, हम लोग बोर्ड को सफाई कर लिए। उसके बाद है कि अब इसको देखना है सीताराम के साथ बन गई। लकार तो पकड़ में आ गया कि लंग लकार है, बट इसमें सीताराम के साथ, तो साथ के अर्थ में, साथ के अर्थ में हमेशा तृतीया विभक्ति लगता है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। कौन सा विभक्ति लगता है? तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति लगता है तो आप देव शब्द का रूप जानते होंगे, उसी तरह चलता है राम का, बालक का। तो हम लोग इसको अब बनाएंगे कैसे, देखिए। तो इसको बनाएंगे सीता राम के साथ। तो सीता इसमें लगेगा, राम के इसमें लगेगा तृतीया विभक्ति। रामेन, सीता रामेन सह, सह कहाँ? वनम, वनम। जाना का मूल धातु गम और ये लंग लकार का वाक्य है। तो तोताम अन चलता है। तो अपठत तो पठताम और गच्छत तो गच्छताम। तो यहाँ पर जाना का मूल धातु गम होता, आदेश करता है गच्छ का, तो चलेगा और गच्छत। सीता प्रथम पुरुष का एक वचन में, तो बनम और गच्छत। क्या हो गया? बनम और गच्छत। इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। जब तक हम लोग लकार को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा वाक्य सही नहीं बन सकता। चलिए हम लोग अगले ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। अगला ट्रांसलेशन आप भी पढ़ सकते हैं। क्या है? मुझे लड्डू अच्छा लगता है। देखिए ऐसे वाक्य में आप ध्यान देंगे कि रुच, रुच धातु के योग में क्या होता है? जिसे अच्छा लगता है। इस वाक्य में किसे अच्छा लगता है? तो मुझे। इसमें लगता है आपको चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो मुझे सबसे पहले आप पकड़ें कि मैं, मुझे मतलब क्या? मैं। तो मैं का संस्कृत होता है अहम, लेकिन अहम लिखाएगा नहीं। अहम का जो रूप चलेगा वह चतुर्थी विभक्ति के प्रथम चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में क्या होगा?
तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो इसको ज़रा साफ कर लेते हैं। हमेशा याद रखेंगे रुच धातु में जिसे कुछ अच्छा लगता है उसमें लगता है चतुर्थी विभक्ति। तो अहम का जो है, अहम का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो चतुर्थी एक वचन में क्या होगा? मह्यम होता है। क्या होता है? पढ़े होंगे अहम अवाम वयम। तो इसी तरह से रूप जब चलता है तो चतुर्थी विभक्ति में अहम का क्या होगा? तो अहम का होता है मह्यम। क्या होता है? मह्यम। लड्डू का क्या होता है? मोदकम, या मिष्टान्नम भी लिख सकते हैं, मोदकम अच्छा लगने का। रोचते, मह्यम मोदकम रोचते। आपका ये ट्रांसलेशन बिल्कुल क्लियर हुआ, कहीं गलत नहीं हो सकता है। चलिए तो हम अगले ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, अगले वाक्य की ओर चलते हैं। अगला वाक्य आपका क्या है भाई? अगला वाक्य है गरीब छात्रों को पुस्तक दो। जब कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो आप पढ़े होंगे धनार्थे चतुर्थी, धनार्थे चतुर्थी, धनार्थे चतुर्थी। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है, धनार्थे चतुर्थी पढ़े होंगे। जब कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। तो आप देख रहे हैं गरीब छात्र को पुस्तक दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे भाई? तो इसको बनाएंगे गरीब छात्रों, एक छात्र नहीं है, बहुत से छात्र है, तो इसका मतलब है बहुवचन में जाएगा। तो चलिए भाई, इसमें चतुर्थी विभक्ति में तो गरीब का संस्कृत आप निर्धन होता है, तो बहुवचन में क्या होगा इसका? तो लिखेंगे निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः या दरिद्रेभ्यः, निर्धनेभ्यः या दरिद्रेभ्यः, छात्रे, एक छात्र नहीं है, छात्रेभ्यः, छात्रेभ्यः, निर्धनेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकं देहि, पुस्तकं देहि। हमेशा याद रखेंगे जब कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। आप पढ़े होंगे साधारण सूत्र धनार्थे चतुर्थी, इसको भूलेंगे नहीं, धनार्थे चतुर्थी। जैसे अब है कि इसमें आप दूसरा वाक्य भी अगर यदि मिलेगा तो इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए तो इसको हम लोग ज़रा साफ कर लेते हैं, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अब जैसे है क्या, अब आपको एक वाक्य भी मिल सकता है, ब्राह्मण को गाय दो, ब्राह्मण को गाय दो। तो हल्का सा जरा कि कलम को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, हल्का सा नहीं ज़्यादा, बढ़िया रहेगा। तो चलिए तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणे, हल्का सा नहीं ज़्यादा हो रहा है, इसको ज़रा कम कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। ब्राह्मणे भैया, इसको क्या लिखेंगे? ब्राह्मणेभ्यः गाम या धेनु देहि। आप इसको बना सकते हैं। चलिए अब है कि इसको हम लोग आगे बनाते हैं वाक्य को। आगे वाक्य क्या है भाई? कालिदास संस्कृत के कवि हैं, ये तो बड़ा आसान है। कालिदासः संस्कृतस्य कवि अस्ति। हो गया, कवि मात्र विसर्ग कर दीजिए, कवि अस्ति। अब है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है। अभी देखे इससे पहले आप लोगों ने देखे, क्या देखे आप लोग कि जब कोई अलगाव या जुदाई होता है तो उसमें क्या लगता है? अभी देखे यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है, तो उसी तरह से है कि वृक्ष जो है वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, इसमें भी पंचमी विभक्ति लगेगा। तो क्या लिखेंगे? वृक्षात, उसमें जो हुआ था हिमालयात, इसमें हो गया वृक्षात। पत्ता मतलब हुआ एक पत्ता, अगर पत्ते रहेगा तो पत्रानी होगा, पत्ता रहेगा तो एक पत्ता। तो वृक्षात पत्रम पतति, अगर अतः पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रानी पतंती हो जाता है।
चलिए भाई, अगला क्या वाक्य है जरा हम लोग देख लेते हैं। अगला वाक्य को एकदम बढ़िया समझेंगे, कहीं कहीं इस टाइप की ट्रांसलेशन हमेशा मैट्रिक परीक्षा हो जाता है, मुझे जो बैठने वाले हैं उनसे मैं कहूँगा अब बढ़िया देखें। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो राजा का संस्कृत क्या होता है? राज्ञः, या निरपः भी लिख सकते हैं, राज्ञः दशरथ के। अभी देखिए संस्कृत के संस्कृतस्य, अभी थे दशरथ के दशरथस्य, दशरथस्य एक पुत्र नहीं 4 पुत्र थे। तो चत्वारः, चत्वारः मतलब 4, एक पुत्र रहेगा तो पुत्र होगा, लेकिन एक से अधिक मतलब 2 से अधिक बहुवचन पुत्राः, पुत्राः। और 2 से अधिक पुत्र तो इसका मतलब है बहुवचन में अस्ति नहीं होगा, क्या होगा? आसन, बहुवचन होता है आसन। इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको? राज्ञः दशरथस्य 4 पुत्राः आसन। चलिए अब की बार हम लोग चलते हैं, लास्ट है, बस इसी तरह से बन जाएगा। अगला वाक्य यदि समझ गए तो आप खुद बना सकते हैं। पटना बिहार की राजधानी है। पटना, पटना का संस्कृत आप लिखेंगे पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। अभी देखे संस्कृत के संस्कृतस्य, दशरथ के दशरथस्य, बिहार की बिहारस्य, बिहारस्य, बिहारस्य राजधानी, राजधानी अस्ति, अस्ति मतलब है, असंति मतलब हैं, अगर हैं रहेगा तो संति होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा कि गंगा हिमालय से निकलती है, सीता राम के साथ वन गई, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, कालिदास संस्कृत के कवि हैं, डिश से पत्ता गिरता है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे और पटना बिहार की राजधानी है। इस सभी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद मैंने कैसे किया, आप इसको यदि एक बार में नहीं समझ में अगर आप लोग को आया तो दोबारा आप इसको स्किप करके, आप वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं, रोक करके देख सकते हैं। फिर मैं लौटता हूँ अपने चैनल पर संस्कृत का कुछ अच्छा टॉपिक लेकर, जो मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछने वाला है। तो इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।